हेलो दोस्तों, मैं शुभम झा और स्वागत करता हूँ आप सबका इस चैनल पे। दिस इज अ वीडियो फॉर 9th स्टैंडर्ड। द चैप्टर नेम इज वर्क एंड एनर्जी, दिख रहा है राइट? एंड इट्स लेक्चर 4, ओके? एंड इट्स लेक्चर 4। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं एनर्जी क्या होता है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने सम सॉल्व किए रिलेटेड टू वर्क, वर्क को समझा, वर्क के डेफिनेशन को समझा, एंड हमने कुछ सम सॉल्व किया जो वर्क से रिलेटेड था। तो चलिए दोस्तों, लेक्चर 4 को स्टार्ट करते हैं जस्ट आफ्टर अ शॉर्ट इंट्रो। सो गाइज, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि हमारा जो टॉपिक है वो एनर्जी है, एंड मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से इंट्रो में समझाया भी। तो कहाँ गया मेरा माउस पॉइंटर? काम नहीं कर रहा? हाँ, कर रहा है, ओके। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट, ठीक है? तो अभी यहाँ पे ना मस्त कुछ क्वेश्चन पूछा है, ठीक है? ये यहाँ पे आप देखोगे ना, कुछ क्वेश्चंस पूछा है। पहला क्वेश्चन सुनिए आप, ठीक है? हंसी भी आएगी आपको। इफ अ पॉट हैविंग अ प्लांट इज केप्ट इन द डार्क, द प्लांट लैंग्वेजेस। अभी कैसा ना, अपने बच्चों का सीन ऐसा है, ठीक है? काफी लोगों को तो लैंग्वेजेस का मतलब ही नहीं पता, ठीक है? तो इट्स योर फर्स्ट होमवर्क कि आज आप डिक्शनरी में खोजो व्हाट इज मीनिंग ऑफ लैंग्वेजेस, ठीक है? बट मैं बता देता हूँ एनर्जी के कारण, क्योंकि उसको एनर्जी सोर्स मिलता है, उसके कारण वो लैंग्वेजेस होता है, ठीक है? तो अब आगे चलो। या फिर एनर्जी का सोर्स नहीं मिलता है इसलिए लैंग्वेजेस होता है। थिंक अबाउट इट, इट्स योर टास्क, ठीक है? दूसरा वाला, ऑन इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक सिस्टम ऑफ अ टीवी बियॉन्ड अ लिमिट द वेसल्स इन द हाउस स्टार्ट वाइब्रेटिंग। टीवी का आवाज, होम थिएटर का आवाज अगर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो तो आपके जो घर के जो बर्तन है वो हिलने स्टार्ट हो जाते हैं। वाई? समझेंगे, इस सवाल को भी समझेंगे। और इसी तरीके से काफी सारे सवाल है जिनको हम समझेंगे। तो हम पहले, ओके, तो हम पहले ये चीज समझ लेते हैं कि द एसआई यूनिट इज जूल। किसका? जैसे कि वर्क का जो यूनिट था वो भी जूल था, ठीक है? तो इसी तरीके से एनर्जी का भी क्या है गाइस, उसका भी एनर्जी का भी जूल ही है, ओके? एनर्जी का भी जूल ही है। और सीजीएस सिस्टम में अर्ज होता है, राइट? सीजीएस सिस्टम में क्या होता है? अर्ज होता है। अब देखो, यू हैव लर्न एनर्जी एग्जिस्ट इन मैकेनिकल, हीट, लाइट, साउंड, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, केमिकल, न्यूक्लियर, ऐसा बहुत सारे चीज लिखा, उन सबका टाइप का एनर्जी होता है। बट हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो है मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है? हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल, ठीक है? एनर्जी। एंड उसमें भी हमको दो चीज़ों के बारे में समझना है। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? हमें पहले ओके सॉरी, पहले काइनेटिक एनर्जी समझना है, फिर पोटेंशियल एनर्जी समझना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको दो पॉइंट बताता हूँ सबसे पहले। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखने का। काइनेटिक एनर्जी मतलब इन मोशन, मोशन में अगर कोई चीज़ है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। और अगर कोई भी चीज़ स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तब जो उसके पास एनर्जी होगा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी। यू गॉट इट राइट, स्मार्ट हो गए हो आप लोग। चलो कोई बात नहीं। तो अब हम लोग ना आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऐसे केसेस में क्या होगा। देखो, पहला वाला केस है, यहाँ पे एक्चुअली आपको हंसी आएगी, ठीक है? पहला वाला केस बहुत ही खूबसूरत सा केस है कि एक फास्ट क्रिकेट बॉल स्ट्राइक्स द स्टंप। एक जो फास्ट क्रिकेट बॉल है, ये बॉल, ये स्टंप, ये बॉल टूट जाएगा, टूटेगा नहीं, उड़ जाएगा, ठीक है? तो ऐसा क्यों हुआ? और द स्ट्राइकर हिट्स द क्वाइन ऑन द कैरम बोर्ड। जब स्ट्राइकर जो कॉइन है, ये कॉइन है सपोज करो, उसको स्ट्राइकर से मारा अपने कैरम बोर्ड पे तो क्या होगा? और तीसरा है अ मार्बल स्ट्राइक्स अनदर मार्बल इन द गेम ऑफ मार्बल। आप लोग जो गोटिया खेलते हो, गोटिया, नॉट सिंगम वाला गोटिया गोटिया जो खेलते हो, ठीक है? उसमें जब आप एक मार्बल से दूसरे मार्बल को मारते हो तो क्या होता है? पहले केस में स्टंप गिर जाता है, दूसरे केस में गोटी आगे जाती है, और तीसरे केस में मार्बल आगे जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे जब दूसरा कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जब देखो हम लोगों ने समझा तो वर्क डन कब होगा? जब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट? तो जब दूसरा एक, ठीक है, दूसरा कुछ आया, बॉल, ठीक है, स्ट्राइकर या फिर मार्बल, और इस पे लगा तो ये मूव हुआ। मतलब कि एक बॉडी जो कि मोशन में हो, दूसरे बॉडी को मोशन में ला सकते हैं, और उसको लाने के लिए जो चाहिए होगा एनर्जी। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जो भी बॉडी मोशन में होती है उसके पास एनर्जी होता है दोस्तों। यू गॉट इट राइट। जो भी बॉडी मोशन में होगा उसके पास होती है एनर्जी, उसके पास क्या होती है? एनर्जी होती है। सो लेट्स मूव, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट? तो वर्क डन, देखो यहाँ पे अभी काइनेटिक एनर्जी को हमको समझना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो यहाँ पे मस्त एक फॉर्मूला लिखा है जिसको आप समझो कि काइनेटिक एनर्जी को वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, वर्क डन जो ऑब्जेक्ट पे होगा उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो देखो, वर्क डन का आपको फॉर्मूला पता था पहले से, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अभी यहाँ पे वही लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, मतलब वर्क डन का फॉर्मूला डाल दें यहाँ पे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें
इसी चीज का यूज करना है एंड हमें एक कंक्लूजन तक पहुंचना है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, डेरिवेशन ड्राइव करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे काफी कुछ लिखा हुआ है जो आपको समझना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लिया, आपको पता है क्यों लेते हैं, राइट। उसके बाद यू, इट्स इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, मास m है एक ऑब्जेक्ट का, सपोज कर लो, ठीक है, एंड उस पर फोर्स F अप्लाइड हुआ है। दिस जनरेट एन एक्सलरेशन इन द ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर टाइम t, जब एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, सपोज कर लो एक गोटी है, ठीक है, इन द गेम ऑफ गोटी गोटी है, एक मार्बल है और उसका वो रुका हुआ था, ठीक है, उसका मास m है और वो रुका हुआ था, मतलब उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। दूसरी एक मार्बल है जिसकी वेलोसिटी v थी, वो उससे टकराया और इसमें एक टाइम लगा उसको टकराने को, t टाइम लगा, और उससे टकराया तो उसमें एक्सलरेशन आ गया, ठीक है, उसमें क्या आ गया, एक्सलरेशन आ गया। आफ्टर टाइम t द वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू v, तो इसकी जो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जो u थी जो कि जीरो थी, वो v हो गई, ठीक है, वो फाइनल वेलोसिटी v में बन गई। और इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ इन टाइम s, ठीक है, उसको कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ s, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, आप समझ गए ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ वापस, एक मार्बल है, उस पर एक दूसरा मार्बल आके टकराता है, ये मार्बल का मास m था और इसकी इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू जीरो थी, ये इससे टकराया तो इसकी वेलोसिटी v इक्वल टू कुछ बन गया, ठीक है, इसका वेलोसिटी v बन गया बेसिकली, और इसमें एक एक्सलरेशन हुआ जिसके कारण इसका s इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ। यही है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो, लेट मी यूज इरेजर फर्स्ट, बहुत अच्छा लिख दिया मैंने कुछ कुछ, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे जैसा कि दिख रहा होगा गाइज कि ओके, लेट मी टेक अ पेन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, याद करो क्या, न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मा, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मा, ऐसे मैंने आपको याद कराया था फर्स्ट चैप्टर में। तो अब यहाँ पे आपको क्या वैल्यू पुट करना है, मास का वैल्यू और एक्सलरेशन आपको पता है। तो अब बेसिकली आपको देखो यहाँ पे क्या किया है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये है, और फिर यहाँ पे ये यूज किया है, ठीक है, ये वाला यूज किया है। अब ये यूज करने का मोटिव, मेन मोटिव क्या है हम लोग आगे समझते हैं, बट सबसे पहले समझो कि आपको डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए ना, मैंने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की भी बात की है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी वो भी हमें जानना है। तो इसके लिए हम एक काइनेमेटिकल इक्वेशन करेंगे, ये वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो u की वैल्यू तो जीरो है, राइट, ठीक है, तो हम लोग u की वैल्यू जब जीरो डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो इंटू टी हो जाएगा, राइट, जीरो इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, होल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए वो जीरो लिया है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ तक समझा होगा आपको, राइट। तो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, ये अपने को एक चीज मिल गया है, ठीक है। देखते हैं आगे क्यों डाला है वो बताता हूँ मैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है f इज इक्वल टू एस, तो f का वैल्यू तो हम लोग ये डाल देंगे गाइज, लेट मी इरेज, ज़्यादा कचरा जैसा हो रहा है, राइट, तो मैं अच्छे से बताता हूँ आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे दोनों चीज़ को हमको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, यहाँ पे ना हमें दोनों चीज़ को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, f और s को। तो f की वैल्यू तो हम लोग ये वाला डाल देंगे, और s की वैल्यू क्या, तो इसके लिए हमने ये वाला इक्वेशन यूज किया, राइट। तो यहाँ पे हमें s की वैल्यू ये मिल गई, देखो s की वैल्यू हमें ये मिल गई। तो अब देखो w इज इक्वल टू एम ए, एफ के जगह पे क्या डाला, एम ए डाला, और s के जगह पे डाला हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये हो गया हाफ, देखो w इज इक्वल टू क्या हो गया, w इज इक्वल टू एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ए टू स्क्वायर। तो ये कुल मिला के आगे चल के आपका बन जाता है हाफ एम, ठीक है। देखो एक मिनट, आप यहाँ पे ध्यान दो, इरेजर यार इरेजर, ओके। तो डब एम में, ठीक है, अब यहाँ पे किधर गया, ओके, ब्लू ग्रीन पेन, ओके। तो यहाँ पे देखो एम में हाफ ए टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हाफ है और ये m उधर चला गया, और ये a भी है ना, देखो एक a और ये दो a, तो a और ये टी स्क्वायर तो था ही, तो ये क्या हो गया, a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और टी स्क्वायर तो ऑलरेडी था, तो इसी को हम लिख सकते हैं ए टी होल स्क्वायर। तो ये आपका पूरा चल के फॉर्मूला बन गया, ठीक है दोस्तों। तो आपका ये पूरा हो गया। अभी आगे देखो, अब अपना न्यूटन, मतलब आधा फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो न्यूटन से का जो एक और था फर्स्ट इक्वेशन था, वी यू एट ए टी, राइट। तो इसका यूज करके अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ए टी स्क्वायर को हटा सकते हैं, कैसे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू तो हमारा जीरो था, हमको पहले से पता है यू जीरो है, तो ए टी बचा, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया गाइज, ए टी हो गया, v इज इक्वल टू ए टी। तो अगर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, क्या किया यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। तो ए टी स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यहाँ पे जो देखो जो ए टी स्क्वायर है उसके जगह पे हम लोग क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, वी स्क्वायर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, w इज इक्वल टू हाफ, ठीक है, m क्या था, ए टी स्क्वायर था, राइट। तो इसके जगह पे जब हम लोग वी स्क्वायर डालेंगे तो w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एंड दैट इज द फॉर्मूला गाइज, यही फॉर्मूला है काइनेमेटिकल
इक्वेशन का। काइनेमेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, यही है, राइट। अब आगे चलते हैं। तो काइनेमेटिकल इक्वेशन का फॉर्मूला हमें पता था। काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या होता है, वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वर्क डन का वैल्यू जो हमने ये वाला निकाला, ये वाला उसको हमने यहाँ पे डाल दिया, तो हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन का वैल्यू मिल गया। नाउ अभी एक बात आप याद रखना कि काइनेमेटिकल इक्वेशन का वैल्यू आपको मिल गया। ये जो सम है बहुत सिंपल है, खाली आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड कैलकुलेट करना है। तो आप ये सम खुद ही कर लो, विल नॉट वेस्ट टाइम। अब आगे चलते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे हम लोग चलते हैं, राइट। अगला हमारा टॉपिक क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट जब स्टोर्ड होता है या फिर जब किसी जगह पे प्लेस्ड होता है, जो मोशन में नहीं होता, उसके पास जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो ये सिंपल से एग्जांपल्स है। देखो जैसे एक स्ट्रेच्ड बो, उसके जब बो आगे जाती है तो उसकी जो एनर्जी आती है ना, उसके जो मोशन में लाया जाता है ना, देखो जितना पीछे आप धनुष को खींचोगे बांध से उतना ही आगे वो जाएगा। तो मतलब उसकी जो पोजीशन होती है उसके कारण उसके अंदर उतना क्रिएट होता है काइनेटिक एनर्जी, उतना प्रेशर फोर्स क्रिएट होता है। समझ में आया। वाटर केप्ट एट अ हाइट फ्लो, सपोज कर जो पानी ज्यादा ऊपर होगा वो फ्लो होता है, वो भी क्यों होता है, उसके अंदर के पोटेंशियल एनर्जी के कारण, ठीक है। अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज, मतलब एक स्प्रिंग को दबा के छोड़ोगे तो वो निकलता है, वो उसका जो शेप होता है ना, स्पेसिफिक शेप, उस शेप के कारण उसके अंदर जो एनर्जी आती है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा एग्जांपल में लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन, किसी स्पेसिफिक स्टेट या फिर पोजीशन के कारण जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि सपोज करो ये एक चौक का है, सपोज कर लो इस चौक को मैं थोड़ी सी नीचे से गिराता हूँ तो ये नहीं टूटेगा या फिर एक दो टुकड़ा होगा, लेकिन मैं इसको और 100 मीटर ऊपर से आके गिराता हूँ तो इसके 10 टुकड़े भी हो सकते हैं, बिकॉज कि ज़्यादा ऊपर लेके गए थे ओके। तो बेसिकली हमको समझना है कि इसका एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी का हम लोग डिराइव कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे देखो डायरेक्ट, ठीक है। क्या वही एग्जांपल चौक वाले को, चौक का मास m है सपोज करो, उसको हम एट अ हाइट h लेके जाते हैं, ठीक है। तो उस पर कुछ तो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ जाएगा और उसके कारण वो ज़्यादा जोर से गिरेगा। तो यहाँ पे वही है कि अभी फिर से वही सेम फॉर्मूला यूज करना, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है गाइज। ओके, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो W इज इक्वल टू फोर्स के यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, देखो फोर्स का फॉर्मूला अपने को पुराना वाला याद है, मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू मा, बट यहाँ पे mg क्यों ले लिया है, क्योंकि एक्सलरेशन की जगह पे क्या लिया है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस g इज इक्वल टू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। आपको ये समझ में आना चाहिए, राइट। एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो फोर्स को mgh लिया और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, चौक को हम लोग कितना ऊपर ले गए थे, एट हाइट h, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया h। तो ये जो फॉर्मूला निकला ना फाइनल फॉर्मूला गाइज, यही फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। समझ में आ गया। तो देखो द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट डिस्प्लेसमेंट इज पी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी W इज इक्वल टू पी, ओके। मतलब पोटेंशियल एनर्जी इतना है, आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप सो। अब देखो यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे जो देखो एक सम है, देखो आप यहाँ पे देखो ये जो सम है, राइट, ये वाला जो सम है, ठीक है। ये सम भी बहुत ईजी है, इसमें भी खाली वैल्यू पुट करना और खत्म करना है। तो अब मैं लास्ट एक पॉइंट बताता हूँ 1 मिनट के लिए, ये वाला जो पार्ट है, उसके बाद हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, एंड फ्री फॉल, ठीक है, ये सब आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ बताता हूँ, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना मुझे बेसिकली। तो ये देखो यहाँ पे देखो, ये अजय है, ठीक है, एंड ये अतुल है, ठीक है। वैसे मेरा एक दोस्त भी है अतुल, ठीक है। अब यहाँ पे बॉल है, तो क्या इन दोनों की जो एनर्जी होगी वो उनकी सेम होगी, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक चीज, एक स्टेटमेंट है, ये आप याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव। क्या, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव। इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा और इसके लिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अलग होगा, क्योंकि देखो ना यार, mgh, ठीक है, इसकी हाइट h2 है और इसकी हाइट क्या है, देखो इसकी हाइट h2 है और इसकी हाइट h1 है। तो ये h की जो वैल्यू होगी वो बदल जाएगी। सपोज करो mb 1 है और gb 1 है और इसके लिए h1 है तो ये 1 हो जाएगा। अगर इसके लिए अगर h2 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1 2, दिस इज इक्वल टू 2, तो दोनों का वैल्यू अलग आएगा बेसिकली। तो पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव, ये आप पॉइंट याद रखना, दोनों के लिए सेम नहीं रहेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, होप सो। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बहुत सिंपल है, एनर्जी को हम नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, लाइक दैट। तो ये सब हम लोग आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। तब तक के लिए आप दीजिए मुझे इजाज़त, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए आप, ठीक है। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।